हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 8 की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 4, कानून की समझ। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे देश में विद्यालय की पहली कक्षा में नामांकन की क्या उम्र है? यह तो शायद आपको पता होगा कि हमारे यहाँ वोट डालने के लिए क्या आयु सीमा है, या किसी व्यक्ति को थाने क्यों जाना पड़ता है। क्या इन सभी के पीछे कोई निर्धारित नियम होते हैं, या ये सभी बातें लोग अपनी इच्छानुसार तय करते हैं? आप लोग सही सोच रहे हैं कि चूंकि ये सारी बातें हमारे देश की कानून व्यवस्था से संबंधित हैं, इसलिए यह एक निश्चित प्रक्रिया से तय की जाती होंगी। आप आए दिन रेडियो, टीवी व अखबारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कानूनों एवं नियमों के बारे में सुनते पढ़ते होंगे। उनमें से कुछ कानूनों से तो आप परिचित भी होंगे, जैसे विवाह की उम्र सीमा, दहेज लेने के विरुद्ध कानून, मताधिकार का कानून आदि। लेकिन कुछ कानून के बारे में आपकी जानकारी सीमित होगी, जबकि आपके घर के बड़े बूढ़े इनसे ज़्यादा अच्छी तरह से परिचित होंगे, जैसे संपत्ति खरीदने बेचने के नियम, विभिन्न प्रकार के झगड़ों को निपटाने के लिए कानून आदि। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है, नए कानून किस तरह बनते हैं और किस तरह ये सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। जितना जरूरी हमें यह सब जानना है, उतना ही जरूरी यह भी जानना है कि नागरिक होने के नाते हमें अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून बनाने की स्थिति में क्या करना चाहिए। किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उन्हें कानून कहा जाता है। इन नियमों कानूनों के बिना हम एक व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सुनिश्चित कानून व्यवस्था समाज के लिए बहुत आवश्यक है। यह मानव कल्याण और मानवीय अधिकारों के आधार पर बनाए जाते हैं। कानून आमतौर पर स्थिर और निश्चित होते हैं, परंतु किसी विशेष परिस्थिति या जनता के द्वारा विरोध किए जाने पर खास कानूनों को संशोधित या वापस भी लिया जा सकता है। तो आइए अब देखते हैं कानून कितने प्रकार के। संविधान में उल्लिखित नियमों को संवैधानिक कानून कहते हैं। संवैधानिक नियमों के अनुरूप बनाए गए या अपनाए गए अन्य कानून सामान्य कानून की श्रेणी में आते हैं। उत्तराधिकार कानून, वैवाहिक कानून, दंड, विधान आदि हमारे देश के सामान्य कानून हैं। आपने अपने गांव या मोहल्ला में परिचितों के यहाँ शादी में भाग लिया होगा। उनमें अलग अलग धर्म के लोग भी होंगे। प्रत्येक धर्म में शादी की अलग अलग विधि है। हिंदुओं में शादी अग्नि के फेरे लेकर संपन्न होती है, तथा मुस्लिमों में शादी मौलवी के समक्ष एक दूसरे को अपनाने को स्वीकारोक्ति से हो जाती है। ईसाइयों में शादी चर्च में पादरी के माध्यम से शपथ लेते हुए अंगूठी बदलकर संपन्न होती है। कानून इस सारे विवाहों को मान्यता तथा वैधता प्रदान करता है, क्योंकि ये शादियां संबंधित व्यक्तियों के व्यक्तिगत कानून के अनुसार संपन्न हुई है। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को निर्धारित तथा नियंत्रित करने संबंधी कानून व्यक्तिगत कानून की कोटि में आते हैं। संपत्ति, व्यक्ति व सरकार के बीच व्यवहार, आपराधिक घटनाओं तथा व्यक्तियों की सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानून को सार्वजनिक कानून कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सहकारिता कानून, दंड विधान आदि सार्वजनिक कानून है। सार्वजनिक कानून को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, दीवानी कानून और फौजदारी कानून। दीवानी कानून के अंतर्गत जमीन जायदाद, विवाह इत्यादि के झगड़ों की स्थिति में लगने वाले कानून एवं फौजदारी कानून के अंतर्गत लड़ाई झगड़ा, हत्या, चोरी, डकैती आदि अपराध के लिए लगने वाले कानून आते हैं। तो यहाँ पर चार्ट के माध्यम से कानून को दिखाया गया है। कानून दो तरह के होते हैं, संवैधानिक कानून और सामान्य कानून। फिर सामान्य कानून दो तरह के होते हैं, सार्वजनिक कानून और व्यक्तिगत कानून। फिर सार्वजनिक कानून भी दो तरह के होते हैं,
दीवानी कानून और फौजदारी कानून। आइए अब देखते हैं कानून कैसे बनते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून निर्माण करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से तो जनता का है, परंतु तकनीकी तथा व्यवहारिक दृष्टि से जनता के प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं। भारत में कानून बनाने का दायित्व संविधान ने भारतीय संसद को दिया है, क्योंकि सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं। संसद का एक प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। आमतौर पर जनता सबसे पहले समाज की समस्याओं के समाधान के लिए किसी खास कानून को बनाने के लिए आवाज उठाती है। जनता के उठाए गए मुद्दों को मंत्रिमंडल द्वारा उस विषय से संबंधित विभाग अथवा विधेयक समिति के पास सुझाव एवं विधेयक निर्माण के लिए भेजा जाता है। उसके बाद मंत्रिमंडल विधेयक को संसद में पेश करता है। उसका मूल उद्देश्य एवं समय निर्धारित करती है। भारत में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। सामान्यतः विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा होती है, जिसमें सुधार एवं संशोधन भी होता है। इसको समझने के लिए निम्न रेखाचित्र को देखा जा सकता है। तो आइए नीचे देखते हैं रेखाचित्र को कानून बनाने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले जनता का मुद्दा समाज में चर्चा एवं बहस होता है। उसके बाद सरकार द्वारा सदन में विधेयक पेश करना होता है। उसके बाद सदन में चर्चा अथवा बहस होती है। उसके बाद विधेयक पारित अथवा विधेयक रद्द होता है। विधेयक पारित होने पर पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। उसके बाद दूसरे सदन में चर्चा अथवा बहस एवं पारित अथवा संशोधन होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और अंत में सहमति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। आइए अब देखते हैं संसद में शिक्षा अधिकार कानून पर बहस। आजादी के बाद संविधान में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसमें यह प्रावधान अनुच्छेद 45 रखा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अगले 10 वर्षों में राज्य द्वारा की जानी चाहिए। आज 60 वर्षों के बाद भी बाल मजदूरी, पढ़ाई पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या व लड़कियों की कम साक्षरता प्रतिशत इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए शिक्षा संबंधी कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। इसको लेकर नागरिक संगठन, छात्र संगठन, समाजसेवी संस्थाएं, अभिभावक एवं आम लोग कई कार्यक्रम, सम्मेलन, मीटिंग, प्रदर्शन व अध्ययन आदि के द्वारा आवाज उठाते रहे हैं। किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए संसद में किस प्रकार की कार्रवाई अथवा चर्चा होती है, इसे निम्न उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। अध्यक्ष, रीना जी आपकी बारी है, बोलें। तो रीना जी कहती हैं, महोदय, शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारी सरकार ने सबके लिए शिक्षा देने के पहले भी कई कोशिश की है, इसलिए मैं अपने दल की ओर से इस बिल का समर्थन करती हूँ। सबके लिए शिक्षा अनिवार्य बनाने के लिए हमारी सरकार ने कई सारी सुविधाएं दी हैं। पाठशालाओं में कमरे बनवाए और ब्लैक बोर्ड बनवाने का प्रबंधन किया है, लेकिन अभी भी देश के काफ़ी बच्चे विद्यालय से बाहर हैं। इसलिए ऐसे कानून की आवश्यकता है जिससे कम से कम 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल भेजा जा सके। तब अध्यक्ष जी कहते हैं, अब मैं अनुराधा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो बोलें। तो अनुराधा जी कहती हैं, महोदय, मैं इस बात से खुश हूं कि इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि किसी भी बच्चे को विद्यालय जाने के लिए 1 किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। ऐसा होने से खासकर लड़कियों को पढ़ने में विशेष सहूलियत मिलेगी, क्योंकि अधिकतर अभिभावक विद्यालय दूर होने के कारण लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते। उनके पास अपनी बेटियों को भेजने का साधन नहीं होता। तब अध्यक्ष जी कहते हैं, धन्यवाद। अब विकास जी अपनी बात कहेंगे। विकास जी कहते हैं, महोदय, मैं इस विधेयक का पूरी विनम्रता से विरोध करता हूं। हमारे पास सभी के लिए शिक्षा हेतु कई नियम हैं। कोई भी नया कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होता। असली समस्या यह है कि बनाए गए नियमों और नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं किया जाता। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह कहा गया था
कि संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उस बात को आज 62 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया है। तब रीना जी कहती हैं, महोदय, माननीय सदस्य को इस विषय की पूरी जानकारी नहीं है। मैं सदन को यह बताना चाहती हूं कि इस विधेयक में एक प्रावधान है कि जो बच्चे अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी उनकी उम्र के मुताबिक कक्षा में नामांकन कराने हेतु विशेष तैयारी करवाई जाएगी। इसमें दलितों तथा विकलांगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तब अध्यक्ष जी कहते हैं, रीना जी, आपका समय समाप्त हो गया। तो कई सदस्यों ने इस बात का जोरदार विरोध किया। यह उचित नहीं है, आपको रीना जी को और समय देना चाहिए। तब अध्यक्ष जी बोले, शांत रहें, अंतरा जी आप बोलें। तब अंतरा जी कहती हैं, महोदय, शिक्षा के किसी कानून का तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक सभी के लिए समान विद्यालयों की व्यवस्था नहीं की जाती। हमारे देश में कई तरह के विद्यालय चल रहे हैं जिनकी वजह से एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था करना संभव नहीं लगता। यदि सरकार इस विषय में गंभीर है तो कानून में यह प्रावधान किया जाए कि कोई भी निजी विद्यालय नहीं हो। तब एतस कुमार जी कहते हैं, महोदय, मेरा यह मानना है कि यह कानून सिर्फ शुरुआती व्यवस्था है। बाद में हमें उच्च शिक्षा को भी ऐसे कानून के दायरे में लाना पड़ेगा। 14 वर्ष तक आते आते बच्चे अधिक से अधिक कक्षा 8 तक ही पहुंच पाते हैं। 8वीं तक की पढ़ाई से जीवन चलाने में क्या सहायता मिलेगी? क्या हम सिर्फ दैनिक वेतनभोगी मजदूर पैदा करना चाहते हैं जो नाम लिख ले और थोड़ा बहुत हिसाब किताब कर ले? मेरा मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि मजदूर का बेटा मजदूर न हो तो इस कानून को व्यापक रूप से उच्च शिक्षा तक बढ़ाया जाए। तो बहस इस तरह चलती रही। बहस के बाद अध्यक्ष ने विधेयक पर मतदान करवाया। विधेयक बहुमत से पारित हो गया। दिए गए उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कानून बनाने में जनता की भूमिका अहम होती है। कानून बनाने की हर प्रक्रिया में जनता की आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। जनता की यह आवाज़ टेलीविज़न, अखबारों, रेडियो तथा आम सभा, ज्ञापन, अध्ययन, धरना प्रदर्शन आदि के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती हैं। आइए अब देखते हैं क्या कानून सब पर लागू होते हैं। हमारे देश का कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच आपस में कोई भेदभाव नहीं करता। कानून देश के सभी नागरिकों को पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे व्यक्ति धनी हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, अगड़े हो या पिछड़े, सरकारी हो या राजनेता। यहाँ तक कि संबंधित व्यक्ति देश का राष्ट्रपति ही क्यों न हो, कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अर्थात कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है या कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए एक निश्चित सजा होती है। सजा तय होने तक की एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित होता है। हमारे देश में कानून का उल्लंघन करने के लिए या अपराध की सजा देने के लिए न्यायालय होते हैं। न्यायालय ही सजा निर्धारित करते हैं। अगले अध्याय में इस बात की चर्चा दोबारा विस्तार से की जाएगी। यदि आप अध्याय के शुरू में दिए गए उदाहरणों को दोबारा पढ़ें तो पाएंगे कि केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया कार्य सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। इस व्यवस्था में लोग अपनी स्वतंत्रता का मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। भारत में सभी लोग कानून की दृष्टि से बराबर हैं। आइए अब देखते हैं अलोकप्रिय कानून का उदाहरण। बिहार प्रेस बिल 1982 एवं अन्य घटनाएं। बिहार राज्य में 1982 में बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधान पालिका द्वारा एक कानून पारित किया गया था। इस कानून में ऐसी बातें लिखी गई थी जिनका सहारा लेकर राज्य सरकार की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति, अखबार या पत्रिका से जुड़े सभी लोगों को दंडित किया जा सकता था। सरकार की आलोचना करने पर यह आरोप आसानी से लगाया जा सकता था कि अमुक ने अपने विचारों को लापरवाही से व्यक्त किया है जिससे लोगों के हितों को हानि पहुंची है। इस कानून से विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर किसी भी तरह की रोक लगाई जा सकती थी। इस कानून का लोगों ने लिखकर धरना प्रदर्शन और अन्य माध्यमों से जमकर विरोध किया।
3 सितंबर 1982 को इसके विरोध में अखिल भारतीय समाचार पत्र संघ तथा उसके सहयोगी संगठनों द्वारा देश भर में हड़ताल की गई। कई संगठनों ने बिहार उच्च न्यायालय में इस कानून पर रोक लगाने के लिए अपील दायर की। अंत में उच्च न्यायालय और जनता के दबाव में बिहार सरकार को यह विधेयक वापस लेना पड़ा। बिहार प्रेस विधेयक से पहले और बाद में भी कई ऐसे कानून बने हैं जिनका लोगों ने पुरजोर विरोध किया है। उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में सशस्त्र सेना अधिनियम लागू किया गया है। यह अधिनियम सेना को यह अधिकार देता है कि सेना बिना किसी आदेश के कभी भी लोगों के घरों की तलाशी ले सकता है और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। वहाँ के लोग इस अधिनियम का पिछले कई सालों से विरोध कर रहे हैं। सन 1974 से 1976 तक लगाए गए आंतरिक आपातकाल के दौरान भी प्रेस और बोलने की आज़ादी पर सख्त रोक लगाई गई थी। इसका उदाहरण देते हुए चंडीगढ़ के एक प्राध्यापक बताते हैं कि जब लोग पढ़ाते थे तो पुलिस वाले यह देखते थे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। कारण पूछे जाने पर पुलिस ने बताया कि हमें देखना है कि आप पढ़ाने के दौरान सरकार विरोधी बातें तो बच्चों को नहीं बता रहे हैं। आपातकाल का भी हमारे देश के लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। आपातकाल के विरोध में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने पूरे भारत में जन क्रांति प्रारंभ की। आगे चलकर यह जन क्रांति संपूर्ण क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुई। दमनकारी कानून का लोगों ने ऐसा विरोध आरंभ किया कि सभी वर्गों के लोग सड़क पर उतर आए। इस क्रांति का उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता के साथ साथ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी का निवारण और समाज में परिवर्तन भी था। आइए अंत में देख लेते हैं जन्म मृत्यु पंजीकरण। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कानूनन आवश्यक है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समय से नहीं करवाने पर भविष्य में कई तरह की असुविधाएं हो सकती हैं। जन्म प्रमाण पत्र जन्म की तारीख एवं स्थान का एक प्रामाणिक दस्तावेज है जिसका उपयोग विद्यालय में नामांकन कराने, राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने, वृद्धा पेंशन प्राप्त करने, बालिका समृद्धि योजना का लाभ लेने, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड एवं टीकाकरण तथा देश की वर्तमान जनसंख्या की स्थिति ज्ञात कर योजनाएं बनाने के लिए किया जाता है। वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु की तारीख एवं स्थान का प्रामाणिक दस्तावेज है जिसका उपयोग पैतृक संपत्ति के दावे के निवारण, कोर्ट कचहरी में मृत्यु के साक्ष्य के रूप में, जीवन बीमा एवं बैंक खातों की राशि प्राप्त करने, दुर्घटना आदि में मृत्यु होने पर मुआवजा लेने, अनुकंपा के आधार पर नौकरी का दावा करने के लिए किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में जन्म अथवा मृत्यु का पंजीकरण नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के रजिस्ट्रार एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिव, सह रजिस्ट्रार, आंगनबाड़ी सेविका, सह उप रजिस्ट्रार या चौकीदार को घटना की सूचना देकर 21 दिन के अंदर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जन्म या मृत्यु किसी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल या रेफरल अस्पताल में होने पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र वहीं से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।